हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं लेकर आई हूँ, जैसे कि आपको आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने क्या है मेरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो आपकी स्टार्ट करवा रखी है। लर्निंग एंड टीचिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का थर्ड पेपर है, आपको पता ही है, ठीक है। What are the different levels of teaching? टीचिंग के स्तर कितने हैं? How does teaching operate of this level? तो जो टीचिंग है इन लेवल्स पर कैसे काम करती है, ठीक है। तो टीचिंग के स्तर बताने हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शिक्षण का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा रखा है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन में टीचिंग के बारे में लिखना है कि टीचिंग क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें क्या है अध्यापक को स्टेप बाय स्टेप क्रमवार चलकर ही बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। जितना अध्यापक पहले से लेसन प्लान प्रिपेयर करके लेकर आएगा उतना ही वो बच्चों को आसानी से अच्छे तरीके से समझा सकता है। गले में दिक्कत है, थोड़ी तबीयत डाउन है, इसीलिए फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग के हमारे 3 लेवल है, 3 स्तर है। सबसे पहले होता है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड वन है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर। स्मृति यानी कि किसका कनेक्शन है, हमारे ब्रेन का। ब्रेन में क्या है, स्मृति, याद करना। याद कैसे करता है एक छोटा बच्चा, चीजों को रट कर, तो इसे हम रटक स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि चीजों को इसमें रटा जाता है। जैसे आपका बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, आप स्कूल में भेजते हैं, तो टीचर क्या है बार बार उन चीजों को रिपीट करता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉय। अगर बी फॉर बास्केट हम बोलेंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि क्लास में टीचर ने उसे बी फॉर बॉल ही बता रखा है, तो बी फॉर बॉल ही वो याद करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये थॉटलेस होता है। इसमें बच्चे को जितना बताया जाता है, जितना उसे रटाया जाता है चीजों को, उतना ही बच्चा सीखता है, उससे ऊपर वो नहीं सीखता। तो ये लीस्ट थॉटफुल है, क्योंकि इसमें कोई भी बच्चा अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा कुछ भी चीजें नहीं सीखता। रटक स्मृति है, क्योंकि सिर्फ रटाया ही याद करवाया जाता है, ठीक है। तो सेकंड स्तर होता है, थोड़ा सा बताती हूँ, उसके बाद में आगे बताती हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल सबसे छोटा यानी कि बेस कह सकते हैं बच्चे का, जो बच्चा रटता है चीजों को। धीरे धीरे वही बात है कि बच्चा की एज बड़ी होती है, उसका मेंटल लेवल हाई हो जाता है, तो वो चीजों को समझना शुरू कर देता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। बहुत स्तर, इस स्तर पर जो बच्चा है धीरे धीरे चीजों को सीखता है, उसमें नए थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मान लो हम कंप्रीहेंशन देते हैं, छोटा कंप्रीहेंशन देते हैं, मान लो 5th क्लास के बच्चों को, तो क्या है क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में ही पढ़ा होता है, बस थोड़ा सा अगर हिंट मिल जाए वो उसी से ढूंढ लेता है। तो ये होता है बोध स्तर। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल, जैसे ही बच्चे की मेंटल एबिलिटी हाई हो जाती है तो वो चीजों का चिंतन करना शुरू कर देता है, कुछ नई चीजें और जोड़ता है, उसमें कुछ तोड़ता है, तोड़ मरोड़ कर नई चीजों का इन्वेंशन करता है। दैट मीन्स की रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर मोस्ट थॉटफुल होता है। इसमें बच्चा रटक प्रवृत्ति तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, बच्चा बहुत अधिक सोचने लग जाता है चीजों को और उन चीजों के आधार पर ही अपने थॉट्स देता है। उसके बाद क्या होता है कि स्मृति स्तर पर अधिगम का आयोजन किस तरह से प्लानिंग की जाती है। स्मृति स्तर पर सबसे पहले क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य देखो क्या करना है, आपने हेडिंग क्या लिखना है, स्मृति स्तर पर अधिगम का आयोजन, यानी कि प्लानिंग कैसे की जाती है। जो मैंने ये 8 पॉइंट्स लिखे हैं ना वो सब में सेम आएंगे, स्मृति स्तर में भी, बोध स्तर में भी, चिंतन स्तर में भी, लेकिन जो आगे की एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी उसमें चेंजेस आ जाती है। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहला है मुख्य उद्देश्य। स्मृति स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज्ञानात्मक क्या कि चीजों को रटाना, बच्चे को रटाना। जैसे क्या है राइम्स वगैरह होती है कि जोनी जोनी यस बाबू जूसी बुलाई जाती है, एक्शन करवाए जाते हैं, बच्चा घर पर भी आकर उन चीजों को सुनाता है, ठीक है। तो ज्ञानात्मक प्रवृत्ति होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को ज्ञान देना। ज्ञान देना कहने का मतलब इन चीजों को रटाना बच्चों को। सेकंड है विषय वस्तु की प्रकृति एवं उसका प्रस्तुतीकरण।
तो कैसे कंटेंट देता है एक अध्यापक कि बुद्धि पर कोई जोर नहीं दिया जाता, बस क्लासरूम में आ गया, जैसे मान लो उसने स्टार्ट करवा रखा है ABCD, तो A फॉर एप्पल जैसे शेप बनाकर ना, ठीक है, शेप बनाकर तो क्या है वो कहना शुरू कर देता है बच्चों ये क्या है A फॉर एप्पल, तो सभी बच्चे बोलते हैं A फॉर एप्पल, तो बीच बीच में पूछते हैं, सिर्फ यही चीजों का बार बार उसे अभ्यास कराया जाता है। तो इसमें अध्यापक की भूमिका क्या होती है, प्रधान मुख्य भूमिका किसकी होती है, अध्यापक। अध्यापक ही बच्चों को चीजें सिखाता है, अध्यापक जैसा कहेगा, अगर अध्यापक गलत भी कहेगा या सही कहेगा, जिस चीज का जो मीनिंग बताएगा वही बच्चा सीखेगा, ठीक है। तो अध्यापक का मुख्य रोल होता है। बच्चे का रोल क्या होता है, गौण, बच्चे का कोई रोल नहीं होता, वो निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, बस टीचर एक्टिव होता है, टीचर बच्चे को सिखाता है। अभी प्रेरणा की प्रकृति, तो इसमें मोटिवेशन क्या होती है, स्मृति के सहारे, यानी बच्चा क्या है अपनी मेंटल में चीजों को, मानसिक स्तर पे बच्चे चीजों को बिठा लेता है, ठीक है। तो सारी की सारी चीज स्मृति के सहारे है, याद जितना वो करेगा उतनी ही चीजें उसको याद रहेंगी। शिक्षण विधियों की प्रकृति क्या है इसमें, कि शिक्षण विधियों की जो प्रकृति, शिक्षण विधियां इसमें कुछ भी नहीं यूज की जाती, जो स्मृति स्तर है इसमें सिर्फ क्या है प्ले वे में ही सिखाया जाता है, बच्चों को खेल खेल के द्वारा सिखाया जाता है, ठीक है। बच्चे की जैसे हम स्टिक्स रख लेते हैं, कार्ड्स रख लेते हैं, उन कार्ड्स में अगर कलर बताने हैं तो ये बताते हैं ये कौन सा कलर है, येलो है, ये ग्रीन है, ठीक है, इस तरह से। कक्षा वातावरण तथा संसाधन, तो वातावरण, तो इसमें सोर्सेज क्या होते हैं, कक्षा का एनवायरमेंट कैसा होता है कि बच्चे पूरी तरीके से मतलब बच्चे क्या है क्लासरूम में बच्चों से कुछ भी नहीं पूछा जाता, जो कुछ बताता है वो अध्यापक ही बताता है, उन चीजों को रटाता है, रटाने के बाद ही जो बच्चा है उन चीजों को दोबारा बताता है। तो सोर्सेज क्या है, संसाधन क्या आएंगे, कक्षा वातावरण कि बच्चे के ऊपर सारा का सारा जो टीचर है वो प्रधान होता है, बच्चे निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, सारा काम अध्यापक का होता है बच्चे को सिखाना, जैसे अध्यापक सिखाएगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। तो मूल्यांकन अवस्था लास्ट में क्या है कि बच्चे के जैसे टेस्ट या जो भी सेमेस्टर थोड़ी ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने जैसे अगर हम वो होता है उनकी कॉपी नोटबुक होती है या बुक होती है उसमें पूछेंगे कि ये क्या है, अगर बच्चे ने A फॉर एप्पल, A फॉर आंट ये बता दिया, दैट मीन्स कि उसको आता है, उससे आगे कुछ नहीं, जितना अध्यापक ने सिखाया है उतना अगर बच्चे ने सीखा है तो उसके 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं। तो ये मूल्यांकन व्यवस्था ऐसी होती है। सेकंड आता है हमारा बोध स्तर, इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे के अंदर सूझबूझ विकसित करना, चीजों को रटाना बहुत कम हो जाता है, इसमें सिर्फ कुछ चीजें होती है जो बच्चा रटता है, बाकी अपनी समझ के आधार पर वो करता है। विषय वस्तु की कंटेंट की प्रवृत्ति कहती है कि इस तरह से कंटेंट को नियोजित करना, इस तरह से प्लानिंग करना ताकि बच्चे के अंदर समझ और सूझबूझ उत्पन्न हो सके। अध्यापक की भूमिका इसमें सिर्फ तथ्यों को प्रस्तुत करने की होती है, यानी सिर्फ मैं आपको क्या बताऊंगी कंटेंट और थोड़ा सा फैक्ट बताऊंगी, आगे आप लोगों ने करना है। इसमें बच्चा एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो अभिप्रेरक की प्रकृति क्या होती है कि बच्चे की प्रशंसा की जाती है, मोटिवेशन, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो क्लासरूम में बच्चे को क्या कहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, आप कल और कोशिश करके आना, आपको ठीक है, तो ग्रेड भी दी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बच्चा है और चीजों को सीखता है। शिक्षण विधियों की प्रकृति कैसी हो जाती है कि बच्चों के अंदर समझ उत्पन्न हो, ऐसे मेथड अप्लाई किए जाते हैं। कक्षा का वातावरण, स्टूडेंट सक्रियता होता है, जैसे इसमें क्या था, टीचर प्रधान था ना, एक अध्यापक, लेकिन इसमें क्या है, एक बच्चा एक्टिव होता है। मूल्यांकन अवस्था क्या होती है कि बच्चे ने जितना इसमें सीखा है उसकी कमियों का पता लगाना, फिर कमियों का पता लगाने के बाद लास्ट में या मौखिक परीक्षा ली जाती है, ऑरल टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद थर्ड लेवल हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल आ गया, चिंतन स्तर।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, वो स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीजों को जोड़ तोड़ करते हैं, उनमें चीजें नई चीजें उत्पन्न करते हैं, अपने आप सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। तो इसमें प्रकृति क्या होती है कि बच्चे की कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चे के सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम रखी जाती है, समस्या रखी जाती है, बच्चा खुद ब खुद उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो अध्यापक की भूमिका सिर्फ परामर्शदाता, सिर्फ सलाह देता है, सिर्फ उनको गाइड करता है। बाकी अध्यापक की भूमिका इसमें गौण होती है, निष्क्रिय, इनएक्टिव होती है, सिर्फ बच्चों को वो परामर्श देता है। तो ये बच्चों के ऊपर केंद्रित है। अभिप्रेरणा की प्रकृति, इसमें बच्चे खुद इंटरनली उनको अभिप्रेरणा आती है, अंदर से आती है कि हाँ मैंने ये चीज करनी है। जैसे मान लो आपने बीएड कर ली, तो बीएड करने के बाद क्या है, आपको इंटरनली है कि मैं इतने टेस्ट क्लियर करूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब पर लग जाऊं, मुझे ये मेरा एम ये है। तो आपको किसी ने नहीं कहा कि हाँ आपने ये करना है, आपके पेरेंट्स ने सिर्फ आपको गाइड किया कि हाँ बेटा ये करोगे तो आपका फ्यूचर ये बनेगा। लेकिन आपको इंटरनली मोटिवेशन आती है कि हाँ अगर मैं इतनी मेहनत से करूंगा तो बीएड में 99% ले लूंगा, मैं 80% ले लूंगा, मैं ये टेस्ट क्लियर कर लूंगा। तो अभिप्रेरणा का स्तर कैसा होता है, आंतरिक। और शिक्षण विधि इसमें क्या है, क्वेश्चनियर विधि यानी कि पूछताछ विधि, बच्चे क्वेश्चनिंग पुट अप करते हैं, अध्यापक बताता है, वार्तालाप विधि, समस्या विधि, तो ये सारी विधियां मेथड अपनाए जाते हैं। कक्षा का वातावरण, इसमें क्रिएटिविटी, रचनात्मकता होता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है इसमें क्रिएटिव सीखता है, नए नए ढंग से नई चीजों को करना सीखता है। मूल्यांकन अवस्था क्या होती है कि मौलिक चिंतन के अकॉर्डिंग किया जाता है कि बच्चे ने कितना एक्टिव था क्लास में। इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवेल्युएशन अपनाया जाता है, बच्चे का बीच में भी मूल्यांकन किया जाता है। कक्षा रूम में फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन अपनाया जाता है, यानी बीच बीच में टेस्ट लिए जाते हैं, उनकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी थी, ग्रेडिंग सिस्टम उस हिसाब से दिया जाता है, यानी कि ओवरऑल मूल्यांकन उन बच्चे का किया जाता है। उसके बाद इसके गुण देखते हैं, समृद्धि स्तर के क्या गुण है, इसमें कौन है, अध्यापक प्रधानता होती है, साधनों की कमी नहीं होती इसमें, क्योंकि जितने भी साधन होते हैं स्कूल में, जैसे आपने देखा है छोटे बच्चों का रूम कैसा होता है, प्ले वे होता है, उसमें इतने टॉयज होते हैं, इतने खिलौने होते हैं, बच्चों के खेलने के लिए झूले होते हैं, यानी ओवरऑल सब कुछ होता है। छोटे बालकों के लिए ही उपयोगी है ये, अन्य स्तरों में भी सहायक है, क्योंकि जब कुछ बच्चा स्टार्टिंग से जिन चीजों को रट लेता है तो क्या है, जैसे मान लो ए फॉर एप्पल उसने रट लिया, तो धीरे धीरे ए एंड बन गया, एंड क्या है, बावल है, तो धीरे धीरे समृद्धि स्तर के अकॉर्डिंग ही वो नेक्स्ट स्तर पर पहुंचता है। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ओके। ये मैंने हेडिंग बताई है। तो इसके दोष भी क्या है, क्योंकि ज्ञान की विस्मृति होती है, सिर्फ चीजों को रटा ही जाता है। मानसिक शक्ति के विकास में अनुपयोगी, बच्चा कोई अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाता, जो चीज क्लास में बताई जाती है बच्चा उस तक ही सीमित है और उतना ही सीखता है। व्यवहारिक ज्ञान में असहायक, बच्चे को प्रैक्टिकली बच्चे को प्रैक्टिकली ज्ञान क्या होता है कि प्रैक्टिकली ज्ञान से वो वंचित रह जाता है, उन चीजों को वो रटता है। नीरस तथा बोझिल कक्षा अंत क्रिया कर सकते, वही बात है कि इंटर कनेक्शन नहीं होता, मतलब ये अंत क्रिया नहीं होता, बच्चे इसमें एक्टिव नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि टीचर ही प्रधान होता है, टीचर जैसे बताता है, जो समझाता है, बच्चे को एक्सेप्ट करना पड़ता है। नीरस तथा बोझिल वही है कि बच्चे को जितना रटाया है उतना ही बच्चे को रट्टा मार के, चाहे उसे समझ आए या ना आए, उसे याद करना ही करना पड़ेगा। अनुशासनहीनता की समस्या, बच्चे क्या है इसमें खुद ब खुद उनके अंदर अनुशासन की भावना नहीं आती, अगर टीचर डांटता है तभी वो अनुशासन में रहना सीखते हैं। सेकंड हमारा बोध स्तर, इसमें क्या है कि मानसिक शक्ति के विकास में सहायक है, क्योंकि बच्चा अपनी समझ के आधार पर सोचना शुरू कर देता है, देन उसकी जो मेंटल एबिलिटी पावर है वो हाई होती है। प्रभावपूर्ण ज्ञान, इफेक्टिव नॉलेज मिलती है, जैसे वही चीज है कि बच्चा यहाँ पर अगर 2 सीख गया, 2 + 2 4 सीख गया, तो यहाँ पर जैसे 2 2 2 2 डबल प्लस करना सीख जाएगा, आगे उसका ज्ञान चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि बच्चा खुद अपनी नॉलेज भी इसमें लगाता है। चिंतन में सहायक,
चिंतन में सहायक है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चा रिफ्लेक्टिव होकर सीखता है, नई चीजों को सर्च करना थोड़ी थोड़ी इसमें शुरू कर देता है। अपने देश की परिस्थिति जो कि मतलब कि जो बच्चा जैसा है, जैसे अपने क्या है देश की स्थिति कैसी है कि बच्चे को रट कर भी चीजें याद करनी पड़ती है और समझ कर भी, तभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो जाता है। तो दोनों ही तरह से ये उपयोगी है, ठीक है। तो सॉरी, दोनों ही स्तरों में उपयोगी। तो दोष क्या है, अभिप्रेरणा का स्रोत बाहरी होना। तो इसमें अभिप्रेरणा कैसे होती है, बच्चा मोटिवेट कैसे होता है, उसको बाहरी अभिप्रेरणा। जैसे 6th क्लास का बच्चा है तो क्या है, पेरेंट्स अगर कहेगा वो तो फर्स्ट नहीं आएगा, देखना तेरे इतने छितर लगेंगे, इतनी डंडा परेड होगी तो देख लेना। फिर क्या है कि बच्चा डर जाता है, तो डर के कारण वो पढ़ता है। इसमें क्या है कि बच्चे के अंदर डर का विकास हो जाता है। विद्यार्थी का अंदर ना होकर सिर्फ ये विषय पर केंद्रित होता है, यानी जितना सिलेबस होता है बच्चे को उसके ऊपर सिलेबस का इतना बोझ होता है कि उसको हर चीजें वो करनी ही करनी पड़ती है। प्रोत्साहन का अभाव रहता है, कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, क्योंकि बाहर ही मोटिवेशन होती है, वो भी सिर्फ ये चीज कही जाती है कि ये तो एक चीज तुझे करनी है। उच्च बौद्धिक क्षमताओं के विकास में सहायक, ठीक है। तो उच्च मतलब कि हाइयर जो होती है ना चीजें, उसके विकास में ये सहायक होती है। उसके बाद आगे चिंतन स्तर भी आपका 3rd लेवल। इसके गुण क्या है कि उच्च मानसिक, वही चीज है, इसमें थोड़ा सा, इसमें तो रट्टाफिकेशन, इसमें थोड़ी सी मानसिक शक्तियों का विकास होता है, इसमें प्रॉपर मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। शिक्षक को जो भी उद्देश्य है आपके, आगे आपने IPS बनना है, IAS बनना है, जो भी बनना है, आपके उद्देश्यों की इसमें प्राप्ति हो जाती है। कक्षा वातावरण को अधिक उपयुक्त बनाना, एक्टिव। अगर एक बच्चा वो चीज खोज कर लाएगा तो दूसरे बच्चों में भी ये होता है कि हाँ हम भी नई नई चीजें सर्च करें, ठीक है। सभी विषयों में ये उपयोगी होती है कि आज के युग की मांग है, क्योंकि जितना बच्चा रिफ्लेक्टिव होगा, जितना बच्चा नई नई चीजों का इन्वेंशन करेगा, उतना ही वो बेहतर ढंग से सीख सकेगा। तो दोष क्या है, छोटे बालकों के लिए उपयोगी, क्योंकि सिर्फ क्या है ये बड़े बच्चों के लिए ही होती है। छोटे बच्चों को हम कितना मतलब उनका मेंटल लेवल इतना हाई नहीं होता कि वो चीजों को समझ के आधार पर कर सके, उनको रट्टा ही लगाना पड़ता है। लक्ष्य से बच्चा कई बार भटक भी जाता है। मान लो आपका लक्ष्य तो है IPS बनने का, लेकिन आपका कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा आपका सर्कल आ गया है कि कुछ बच्चे नशे की तरफ भाग जाते हैं, ठीक है, नशा करने लग जाते हैं या गलत हरकतों की तरफ वो चले जाते हैं। पेरेंट्स तो उसे आजादी देते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे को हमने दिल्ली भेज दिया, कोचिंग के लिए भी भेजते हैं पेरेंट्स को, लेकिन क्या है वहीं पर थोड़ा सा माहौल आपको पता ही है, तो वो पेरेंट्स की आजादी का गलत फायदा उठाते हैं। अध्यापक के ऊपर बोझ बढ़ता है, क्योंकि अध्यापक को भी और इन्वेंशन करके चीजों को बताना पड़ता है। अध्यापक के ऊपर और भी चीजों का बोझ होता है, जैसे क्या है कि ड्यूटीज लग जाती है कहीं पर, तो प्रिंसिपल ये कहता है वो कहता है, मतलब सब चीजों का बोझ उस पर आ जाता है। सभी विषयों के लिए ये उपयोगी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को हम समझ के आधार पर करें, कोई कोई चीज हमें रट्टा लगाकर भी करनी पड़ती है। जैसे मैथ्स के हैं तो उसमें क्या है, अगर फॉर्मूलाज हमें याद होता है तभी हम सम निकाल सकते हैं। ओवरऑल ये था हमारा समृद्धि लेवल्स ऑफ टीचिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पता इस पर यही आपके एग्जाम में आ जाए, तो अच्छी तरह से करना। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में इतना ही कहूंगी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।